बात चाहे पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं और हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो उस तकलीफ को हमसे बेहतर और कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वही चीज़ हमें हासिल हो जाए, तो उस खुशी को भी हमसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। लेकिन असफलता और सफलता के बीच का जो सफ़र है, उस सफ़र में कितना कुछ हम झेलते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सितारे यूपी की में हम आए दिन कुछ ऐसे ही सफल सितारों की कहानियां लेकर हाजिर होते हैं, जिनकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। आज हम एक ऐसे सितारे की कहानी लेकर हाजिर हैं जिनका नाम है अनुष्का श्रीवास्तव, डिप्टी जेलर, रैंक 1। चलिए इनके सफ़र के बारे में इनसे जानते हैं। एक लंबी जर्नी तय की है आपने और अब सफलता हासिल हो चुकी, कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने बताया कि 2015 में आपने शुरुआत की थी। एक बहुत लंबी जर्नी रही, इस दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे। किस तरह से खुद को मोटिवेटेड रखा और क्या क्या चैलेंजेस आए? चैलेंजेस जैसे आए मेरे मेंस एग्ज़ाम में 2018 में जब पहला मेंस लिखा तो जीएस पेपर 3 में 50 मार्क्स आए, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। फिर उसके बाद जब 2020 का मेंस लिखा तो उसमें ऑप्शनल पेपर में मेरे 50 नंबर आ गए पेपर 1 में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद फिर धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हुए फिर लगा 50 का झटका ना लगे फिर से, तो इम्प्रूव किया जीएस में भी और ऑप्शनल में भी बहुत सारी आंसर राइटिंग की और उसका परिणाम आज सामने है। और मोटिवेटेड रखने के लिए ऐसा था कि सवेरे कुछ टाइम खुद पर्सनल टाइम खुद का निकालते थे, जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना और थोड़ा सा पार्क में घूम लेना और कुछ म्यूज़िक सुन लेना, ऐसे मोटिवेटेड, तो इससे मोटिवेटेड रहते थे। अच्छा, आज आप सफल हो चुकी हैं, लेकिन इस जर्नी में जब आप रिजल्ट देखती थी और फेलियर सामने आता था और दूसरे लोग सक्सेसफुल हो जाते थे, तो क्या महसूस करती थी और आज क्या महसूस करती है जब आप खुद सफल हो चुकी हैं? जी, जब रिज़ल्ट आता था तो फाइनल लिस्ट में सोचते थे काश मेरा भी नाम होता, तो लेकिन एक ये था कि मेरे साथ वाले जो मेरे जैसा ही लिख रहे थे लगभग, उनका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा भी होना चाहिए, अगर उतनी मेहनत हम कर रहे हैं बार बार। फिर मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने लगातार मोटिवेटेड रखा इस पूरी जर्नी में कि नहीं, तुम मेहनत करती रहो, बिल्कुल तुम्हारा होगा। और वो हमेशा कहते थे कि हार्ड वर्क्स नेवर गोज़ अनरिवॉर्डेड, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा तुम्हें, बस लगी रहो। तो वो बस एक वही मोटिवेशन मेरे साथ बना रहा और उसी कॉन्टीन्यूटी के साथ लगे रहे और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अच्छा, अगर स्टडी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ? स्टडी मेरी 10th तक जो मेरी स्टडी है वो मेरी सीतापुर से, बिस्वा ब्लॉक है, वहाँ से हुई है। उसके बाद 11th-12th मेरा यहाँ लखनऊ से, माउंट कार्मल से हुआ। उसके बाद मेरी बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी और हिस्ट्री से लखनऊ विश्वविद्यालय से हुआ। और फिर मैंने सोचा सिविल सर्विसेज में तैयारी करने के लिए और इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। आपने क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि आपको लगा नहीं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मुझे इसकी तैयारी करनी है? जी, मेरी फैमिली में मेरी रिलेटिव है धीरा खंडेलवाल, उनकी अक्सर घर में बातें होती थी कि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और उनके हस्बैंड भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। वो लोग बहुत मतलब किस तरह से जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और कितना स्कोप मिल रहा है उनको, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो कुछ कर पा रहे हैं अपने लिए भी और साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए भी। तो डैट वाज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर मी। आज आपने अपनी सक्सेसफुल लाइफ के बारे में उनको बताया? जी, सबको बताया, सबके फ़ोन भी आया, सब बहुत खुश हैं। जी, लेकिन वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इससे भी बड़ा कुछ आगे करें। उनकी एक्सपेक्टेशन है, पर आपकी क्या तैयारी, क्या आप आगे ऐसा कुछ करने वाले हैं आगे? जी, बिल्कुल, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो सब भी बहुत सपोर्टिव हैं, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत सपोर्टिव है। तो आगे बिल्कुल इतना सपोर्ट सिस्टम अगर है मेरे साथ तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस जर्नी में जब फेलियर आया तो उसमें क्या क्या रीज़न मानती जिसकी वजह से फेलियर हुआ, और आज अगर सक्सेसफुल हैं तो उसमें क्या कुछ हेल्प मिली आपको? फेलियर्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो खुद को एनालाइज करना चाहिए कि आपका कौन सा वीक सेक्शन रह रहा है। जैसे ऐसा तो नहीं है आपका मेंस बहुत अच्छा तैयार है, प्रीलिम्स में आप रह जा रहे हो, जैसे मेरे साथ हुआ एक बार ऐसा। तो प्रीलिम्स में भी उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि उसको कैसे आप उसको अच्छे से उसको स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए मेहनत की। सेकंड चीज़ होती है कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं, 20 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको वो प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में उसको एक रूटीन का पार्ट बनाना होता है कि आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, एग्ज़ाम जैसा एक माहौल सेट करना है अपने साथ। और
लिखना है और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे काम करना है अपने, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि G20 का क्वेश्चन आया पिछली बार, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था कि आप क्या लिखेंगे उसमें। लेकिन ये है, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही है, आपको पता है, ओवरव्यू है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। तो वो एक अभ्यास, निरंतर अभ्यास है वो, सेकंड चीज़ वो। और फिर थर्ड चीज़ होती है ऑप्शनल पे काम करना अपने, कि वहाँ पे आप देखते रहिए, आप अगर आपने प्रीवियसली दे रखा है तो कहाँ पे कम नंबर मिल रहे हैं। कुछ टॉपर्स की कॉपीज़ आप देख सकते हैं कि वो लोग कैसा लिख रहे हैं। तो वो लगातार अगर आप अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, तो ज़रूर आपका होता है। और हाँ, इंटरव्यू की जो तैयारी है वो आप पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए। वो लास्ट के 2 महीना या 1 महीना मिलेगा, उसमें काम नहीं चलेगा। आज सक्सेसफुल हो चुकी हैं आप, क्या तैयारी थी, किस तरीके से आपने पढ़ाई को समय दिया? पढ़ाई को पहले तो अपना पूरा डेली रूटीन फॉलो करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई की न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना पढ़ाई की जर्नी। और लिखने का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया। कुछ ग्रुप्स भी थे मेरे, जो हम लोग हमेशा टारगेट डिसाइड करते थे, इतना पढ़ना है, फिर उसको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लिखना है लगातार। तो उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और वो रेगुलर प्रोसेस था मेरा कि लिखना है, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना है, और क्या क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं। जो एग्ज़ामिनर है उसको कैसे उसकी आई कैच कर सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो उस पर लगातार उसी के लिए अभ्यास किया दिन भर में। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एक फेलियर के बाद बैठ जाते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? बैठना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो भी आपको क्या मिलेगा, फेलियर ही मिलेगा। और अगर आप फिर से उठ के बाउंस बैक करते हैं, तो एक अश्योरिटी तो है कि सफलता हाथ लग सकती है, लेकिन बैठ जाएंगे तब तो 100% है कि आप असफल हो गए ना। तो मुझे ये लगता है कि आपको बाउंस बैक करना चाहिए, और अपनी जो भी आपकी कमियां हैं उस पर ध्यान दीजिए, इम्प्रूव करिए, वैल्यू एडिशन करिए, टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, और फिर से आइए, लड़िए इस मैदान पे, आपके लिए ही है। इतनी मेहनत की आपने इतने सालों से बेटी के पीछे, जब रिजल्ट आया, जिस दिन पता चला कि हाँ बेटी अब डिप्टी जेलर हो चुकी है, क्या रिएक्शन था उस समय आपका? बेटी सेलेक्ट हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और उसके अंदर एक लगन था, उत्साह था, करने के लिए जज्बा था, इसलिए हम उसको बहुत आगे बढ़ाते रहे और आगे भी हम उसको बढ़ाएंगे। और रही कि असफल होने की बीच में बात, तो उसके लिए भी हम उसको बराबर मोटिवेट करते रहे कि हमेशा जो है लगी रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरीके से उसको हम मोटिवेट करते रहे और आगे बढ़ाते रहे और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे लिए लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, बेटियां भी बहुत कुछ करती हैं। भविष्य के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी बेटी को? बस ये खूब आगे बढ़े, खूब अच्छा करे, अच्छे से पढ़े, यही शुभकामना है। बातें यूपी चैनल आप देखती थी, कितनी मदद मिली आपको इस जर्नी में? जी, चैनल से प्रीलिम्स में, मेंस में, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी वो चैनल काफ़ी यूज़फुल रहा। काफ़ी विजुअलाइजेशन हो जाता था उसमें, फोटोग्राफिक मेमोरी एकदम उसमें सेव हो जाता था, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा। उसमें कुछ प्लेलिस्ट का बताना चाहूँगी, जैसे कि एक है PCS नामा करके प्लेलिस्ट है, वो काफ़ी यूज़फुल है। साइंस टेक का उसमें डिस्कस किया जाता है। ऐसे ही एक यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी न्यूज़ेस हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल हैं अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है। और कुछ स्पेसिफिक, जैसे जिले के कुछ फीचर्स बता रखे हैं, कुछ स्पेसिफिक वहाँ की जानकारियाँ दे रखी हैं, उसको भी अगर आप चाहें तो यूपी स्पेशल जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आप लिख के और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं उसका, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। यहाँ तक कि आप अपने हर क्वेश्चन में आधे नंबर तो ज़रूर बढ़ा लेंगे। अच्छा, आप एक टॉपर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई के लिए गाइड करना चाहेंगे आप? जो भी टॉपर्स हैं, सबसे पहले तो सिलेबस देखें, सिलेबस को तोड़ के अपने पास रख लें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फिर उन टॉपिक्स को न्यूज़पेपर से, करंट की न्यूज़ेस से, या और भी जो भी डायग्राम्स उनसे वैल्यू एडिशन करके अपनी कॉपी में उसको रखिए लास्ट मोमेंट के लिए। अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, और प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से जो है क्वेश्चन जो सॉल्विंग है उस प्रोसेस से लगातार खुद को गुजारिए। और पेपर वैसे ही दीजिए, ऐसे मत दीजिए कि आप आराम से दे रहे हैं, मतलब जो आप टेस्ट सीरीज़ भी कोई दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल वैसा ही लीजिए जैसे आप वहाँ पे जाके एग्ज़ाम लिखेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीडियम कितना मैटर करता है इस जर्नी में? मीडियम देखा जाए तो इतना मैटर नहीं करता है, बट क्योंकि सोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं होती है। हिंदी मीडियम के पास सोर्सेज ट्रांसलेटेड होते हैं, कि ये भी समस्या है इसकी। और जब सोर्सेस नहीं है, उतना अच्छा मटेरियल नहीं है, आपको चीज़ें द हिंदू आपको पढ़ना पड़ रहा है, या आपको और चीज़ें ट्रांसलेट करनी पड़ रही हैं खुद की, तो मेहनत ज़्यादा है थोड़ी सी इसमें। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो माध्यम बाध्य नहीं बनेगी।
मेंस के लिए अगर मैं और डिटेल में आपसे स्ट्रेटजी जानना चाहूँ, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना चाहिए? जी मैम, जैसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन अगर डील करना हो, जैसे स्टेटमेंट है कि 1935 का जो अधिनियम था वो एक ऐसा अधिनियम था जिसमें इंजन नहीं था, ब्रेक ही ब्रेक थे। अगर इस टाइप का कोई स्टेटमेंट हो तो आप कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट है किसने दिया है। तो नेहरू जी ने का ये स्टेटमेंट है, आप वहाँ से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद भूमिका बांधने के बाद आप बताएंगे कि आप उसके प्रोविज़न्स डिस्कस करेंगे। प्रोविज़न में ही पहले आपको बताना होगा कि इंजन रहित गाड़ी थी, मतलब उसमें कोई भी उसकी प्रस्तावना नहीं थी। जो 1919 की प्रस्तावना थी वही प्रस्तावना काट के इसके साथ चिपका दी गई थी। तो आपको ये बताना होगा सबसे पहले कि इंजन नहीं था इसमें। फिर आपको अच्छा इसमें ये भी चीज़ है, जैसे इंजन नहीं था, ब्रेक थे, तो ये कुछ की टर्म्स हैं कि आपको इन्हीं की टर्म्स में आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। इंजन नहीं था, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें प्रस्तावना नहीं थी, 1919 की जो प्रस्तावना थी वही इसके साथ जोड़ दी गई थी। फिर ब्रेक ही ब्रेक थे, इसको अगर समझाना होगा तो हम लोग समझाएंगे इसको। जैसे प्रोविज़न्स हम ले लें कि इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई कि स्टेट जो ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेट जो स्टेट्स होंगे वो होंगे और देशी रियासतें होंगी इसके साथ। फिर आप उसमें बताएंगे प्रावधान 1 ये था। फिर आप बताएंगे ब्रेक कैसे था इसमें, तो ब्रेक में आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रावधान तभी लागू हो सकता था जब 50% जो देशी रियासतें थीं वो उसकी अनुमति देंगी। फिर इसके साथ एक क्लॉज और जुड़ा हुआ था कि इसमें लेजिस्लेचर में 30 to 40% सीट्स जो होंगी वो मनोनीत होंगी, मतलब जो वहाँ के रजवाड़े होंगे वो उनको नॉमिनेट करेंगे। तो ये एक तरह से इस प्रोविज़न के ऊपर ब्रेक लगा दिया गया। इस तरह से प्रावधान लिखा, फिर बताया ब्रेक कैसे था, प्रावधान लिखा, फिर बताया ब्रेक कैसे लगाया। फिर आपको जो और कुछ ब्रेक्स पता हों, जैसे कि इसमें मताधिकार का जो अधिकार था उसमें भी संपत्ति उसमें हावी रही, तो इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। और फाइनली आप किसी जैसे कि आप अगर कंक्लूड करते हो तो मेरा कंक्लूज़न कुछ ऐसा रहता कि चेशायरी बिल्ली की खो जाने के बाद भी शायद उसकी मुस्कुराहट बनी हुई थी। तो कुछ इस तरह से उसका कंक्लूड करके कुछ ऐसे लिखने का प्रयास करना। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।